वेलकम टू सिविल्स ओनली। करंट अफेयर की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम पार्ट 17 डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत को कब से कब तक के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के लिए फिर से चुना गया है? ऑप्शंस हैं 2022, 2023, 2024 या फिर 2025 के लिए। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 2024 तक के लिए। देखिए, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के अंतर्गत भारत सहित 18 सदस्यों को शामिल किया गया है और भारत 2022 से 2024 तक के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के लिए फिर से निर्वाचित हुआ है और लगातार 2 वर्षों के बाद किसी भी सदस्य को तत्काल पुनः निर्वाचित नहीं किया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है, संयुक्त सागर 2021 नौसैनिक अभ्यास हाल ही में निम्नलिखित में से किन 2 देशों के बीच आयोजित किया गया है? ऑप्शंस हैं चीन और रूस, भारत और रूस, यूएसए और ब्राजील, चाइना और पाकिस्तान। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, चीन और रूस के बीच में। हाल ही में चीन और रूस ने संयुक्त सागर 2021 नौसैनिक अभ्यास नामक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया गया है और ये कहाँ पे हुआ है? जापान सागर में हुआ है, जो कि रूस और चीन के बीच बढ़ती राजनीतिक और सैन्य नज़दीकी के ताज़ा संकेत को दर्शाता है। राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार इन नज़दीकियों को, जो दोनों देश एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं, इनका एक कारण संयुक्त राज्य अमेरिका भी हो सकता है, क्योंकि दोनों देशों के लिए वो समान रूप से खतरे की तरह देखा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए पीएलआई योजना को मंजूरी दी गई है? ऑप्शंस हैं दूरसंचार, खाद्य प्रसंस्करण, कपड़ा या फिर उपर्युक्त सभी के लिए। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। संचार मंत्रालय राज्य मंत्री ने हाल ही में दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों के लिए एक उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना को मंजूरी प्रदान की है। घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और आयात बिलों में कटौती करने के लिए मार्च 2020 में केंद्र सरकार ने एक पीएलआई योजना की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य घरेलू इकाइयों में निर्मित उत्पादों से बढ़ती बिक्री पर कंपनियों को प्रोत्साहन प्रदान करना है। और इस योजना को ऑटोमोबाइल, फार्मा, आईटी हार्डवेयर जैसे लैपटॉप, मोबाइल फोन, खाद्य प्रसंस्करण आदि क्षेत्रों के लिए पहले ही अनुमोदित किया जा चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए वन हेल्थ कंसोर्टियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शंस हैं स्वास्थ्य कर्मियों को ऋण उपलब्ध कराना, वाहनीय सेवाएं, कोरोना का खात्मा या फिर जूनोटिक रोगों का अध्ययन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, जूनोटिक रोगों का अध्ययन करना। इस कंसोर्टियम का उद्देश्य 10 चयनित रोगों जो कि पूरे देश में हैं और 5 सीमा पार जूनोटिक रोगों जो कि मुख्य रूप से पूर्वोत्तर सीमा राज्यों में हैं, उनके प्रसार का अध्ययन करना और जोखिमों का विश्लेषण करना है, ताकि हितधारकों को पूर्व चेतावनी प्रदान की जा सके। और आपको बता दें कि यह कंसोर्टियम जो है कोविड-19 महामारी की पृष्ठभूमि से शुरू किया गया है, जिसने संक्रामक रोगों के प्रति एक स्वास्थ्य सिद्धांत की परिकल्पना को समझाया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी शक्तियां हाल ही में बढ़ाई गई हैं? ऑप्शंस हैं सीमा सुरक्षा बल, अर्धसैनिक बल, दिल्ली पुलिस या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, सीमा सुरक्षा बल की शक्तियां बढ़ाई गई हैं। हाल ही में गृह मंत्रालय द्वारा सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ की शक्तियों में वृद्धि की गई है और बढ़ी हुई शक्ति के अंतर्गत अब अधिकारियों को तलाशी लेने, गिरफ्तार करने का भी अधिकार होगा। पंजाब, पश्चिम बंगाल, असम, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और लद्दाख के राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में बीएसएफ को राज्य पुलिस की तरह ही तलाशी और गिरफ्तारी का अधिकार प्राप्त होगा आपसे। और दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी पासपोर्ट अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत इनकी शक्तियों में वृद्धि की गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिक्स्थ क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 20 अक्टूबर, 13 अक्टूबर, 13 दिसंबर या फिर 24 नवंबर को। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 13 अक्टूबर को। प्रतिवर्ष 13 अक्टूबर को वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है एवं इस दिवस का उद्देश्य आपदा न्यूनीकरण की वैश्विक संस्कृति को बढ़ावा देना एवं जोखिम के प्रति जागरूकता फैलाना है। और अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस की थीम क्या थी 2021 में? इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपिंग कंट्रीज टू रिड्यूस देयर डिजास्टर रिस्क एंड डिजास्टर लॉसेस। हिंदी में
विकासशील देशों के लिए उनके आपदा जोखिम और आपदा नुकसान को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। तो ये थीम था और ये डे था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 7th क्वेश्चन है, भारत में गर्भपात की ऊपरी सीमा कितनी है? ऑप्शंस है 20 सप्ताह, 18 सप्ताह, 24 सप्ताह या फिर 90 सप्ताह। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 24 सप्ताह। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी संशोधन नियम 2021 के अनुसार कुछ खास मामलों में सरकार ने गर्भपात की ऊपरी सीमा 20 सप्ताह से बढ़ाकर 24 सप्ताह कर दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई गति शक्ति योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शंस है विमानन क्षेत्र को बढ़ावा देना, लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना, अधिक एक्सप्रेसवे का निर्माण या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गति शक्ति नामक 100 लाख करोड़ रुपए का राष्ट्रीय मास्टर प्लान लॉन्च किया है और यह मूलतः बुनियादी ढांचा कनेक्टिविटी परियोजनाओं की एकीकृत योजना और समन्वित कार्यान्वयन के लिए रेलवे और रोडवेज सहित 16 मंत्रालयों को एक साथ लाने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसका मुख्य उद्देश्य लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना और भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट कौन सा संगठन जारी करता है? ऑप्शंस हैं विश्व बैंक, विश्व आर्थिक मंच, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या फिर संयुक्त राष्ट्र। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट जारी किया जाता है और IMF ने 2022 में वैश्विक अर्थव्यवस्था में 4.9% की वृद्धि का अनुमान लगाया है। IMF देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। इसकी स्थापना 1930 की महामंदी के बाद 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान की गई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी है। सदस्य इसमें कितने हैं? 190 सदस्य देश हैं। IMF की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ, जो कि भारतीय मूल की हैं, इनको हाल ही में IMF के पहले उप प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, जिसकी चर्चा हम लोग अपने पिछले वीडियोस में भी कर चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑस्ट्रिया के नए चांसलर कौन बने हैं? ऑप्शंस हैं कार्ल रेनर, सेबेस्टियन कुर्ज, अलेक्जेंडर शॉलनबर्ग या फिर कार्ल नेमर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, कार्ल नेमर। 2021 में सेबेस्टियन कुर्ज के इस्तीफे के बाद अलेक्जेंडर शॉलनबर्ग ऑस्ट्रिया के नए चांसलर नियुक्त किए गए थे और अभी ऑस्ट्रिया के नवनियुक्त चांसलर कार्ल नेमर बने हैं। और स्टेबेन कुर्ज जो है, ये इनको इस्तीफा देने का कारण था भ्रष्टाचार के एक घोटाले में शामिल होना। तो आज का वीडियो डिस्कशन यहीं पे स्टॉप करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।